हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। और आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है इतना साथ देने के लिए। और आज का जो टॉपिक है, मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि अगला चैप्टर जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग जो है सो दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रैखिक समीकरण जो होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण वो क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ परिभाषित किया है कि वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c, ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे, जो ax प्लस by प्लस c के रूप में रखा जा सकता है, जहां a b और c ये तीनों जो है a b और c ये तीनों वास्तविक संख्या है और a और b कभी शून्य नहीं हो सकता, यानी कि हम इसे a और b को जीरो नहीं ले सकते। अगर a और b को दोनों को अगर हम जीरो लें, किसी एक को भी, तो वो दो चर वाले रैखिक समीकरण में नहीं आ सकते। क्यों? इसलिए कि जैसे कि मैंने लिखा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू c, तो इसमें अगर हम किसी एक को भी अगर जीरो लेंगे, जीरो इंटू एक्स प्लस by प्लस c, यानी c यहाँ कांस्टेंट है, ये c कांस्टेंट यानी कि जो चर है वो है। तो यहाँ अगर हम जैसे कि अगर हम x को अगर जीरो ले लेते हैं तो यहाँ पर ये मेरा पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हो सकता। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा, सिर्फ एक चर वाला रैखिक समीकरण रह जाएगा। तो इसीलिए वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c के रूप में रखा जा सकता है, जहां a b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b कभी शून्य नहीं हो सकते। और ये दो चरों में x और y, जो a के साथ x लगा हुआ है और y लगा हुआ है, ये क्या कहलाएंगे, रैखिक समीकरण कहलाएंगे। चलिए अब रैखिक समीकरण युग्म, यानी इसी में जो x और y है, ये जो x और y है ax प्लस by प्लस c, x और y जो है ये रैखिक समीकरण युग्म मतलब जोड़ा, रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, यानी इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये रैखिक समीकरण युग्म है। अगर मुझे मेरे पास समीकरण दिया गया होगा तो उसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेम उसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यानी यह इस रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है वो व्यापक रूप है। अब चलिए, ये आप लोग इसकी परिभाषा को तो समझ गए होंगे। अब आगे मैं चलता हूं, इसको परिभाषित करने के बाद जो इसका टाइप्स क्या क्या है और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। जैसे मैं कैसे पहचानूंगा कि प्रतिच्छेदी हल है, मैं कैसे पहचानूंगा कि इसका जो ग्राफीय निरूपण है वो कैसा है, इसका जो समीकरणीय निरूपण है या बीजगणितीय निरूपण है वो कैसा है। इसको पहचानने के लिए कुछ फॉर्मूला रूल्स बताए गए हैं, वो मैं बता दे रहा हूं, डिफाइन करके सबको अच्छे से एक एक करके मैं बता दे रहा हूं। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उस समीकरण का ग्राफीय निरूपण, यानी कि मैं किस तरह से पहचानूंगा कि उसका ग्राफीय निरूपण क्या होता है। तो ग्राफीय निरूपण के लिए मैं सबसे पहले यहां पे हेडिंग दे रहा हूं, ग्राफीय निरूपण, यानी मैं कैसे पहचानूंगा कि ये दो समीकरण जो दिए गए हैं उस दो समीकरण का किस तरह से ग्राफ में निरूपित किया जाता है। तो सबसे पहले पहला जो रूल है, जैसे
A1 बाई A2 इक्वल टू यानी नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। इसमें क्या होगा, ग्राफीय निरूपण हमेशा प्रतिच्छेदी होगा, यानी जो एक समीकरण जो होगा वो दूसरे समीकरण को प्रतिच्छेद करेगा। यानी जो मैंने व्यापक रूप जो बताया था A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, दूसरा समीकरण था A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। यानी x के साथ जो पहले समीकरण में x के साथ लगा रहेगा उसे A1 बोलेंगे, y के साथ जो लगा रहेगा उसे B1 बोलेंगे, और जो पहले समीकरण में अचर संख्या जो है यानी चर संख्या जो है उसको हम क्या बोलेंगे, C1 यानी कांस्टेंट जो है उसको हम C1 बोलेंगे। फिर दूसरे समीकरण में x के साथ जो लगा रहेगा उसे A2 बोलेंगे, y के साथ जो लगा रहेगा उसे B2 बोलेंगे, और जो अचर संख्या रहेगा उसे मैं C2 बोलूंगा। तो अब अगर इस दोनों समीकरण का मुझे ग्राफीय निरूपण करना है तो उसका ग्राफीय निरूपण कैसे होगा, तो इसका भी मैं ग्राफीय निरूपण निकालूंगा, इसका भी निकालूंगा, तो दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए नजर आएंगे। फिर अगर सेकेंडली अगर इस तरह का इक्वेशन आए तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। सेकेंडली A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। तो इसमें क्या आएगा, समांतर रेखाएं होंगी। फिर अगर तीसरा ऑप्शन में होगा जैसे A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 और इक्वल टू C1 by C2, अगर ये तीनों बराबर होंगे, जब ये तीनों बराबर होंगे तो संपाती रेखाएं यानी एक ही रेखा पे सभी आ जाएंगे, यानी दोनों जो समीकरण है उस समीकरण का ग्राफीय निरूपण जो होगा वो सेम एक ही रेखा पे जाएगी, यानी सतत चलती हुई आगे बढ़ती चली जाएगी। यानी इस रेखा का भी समीकरण ग्राफीय निरूपण और इस रेखा का भी ग्राफीय निरूपण दोनों सेम एक ही रेखा पे बनेगी। तो ये था ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसको बता दे रहा हूं, जो जैसे 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 3, C1 इक्वल टू माइनस 6, यहाँ A2 इक्वल टू दूसरे समीकरण में 3, B2 इक्वल टू 4 और C2 इक्वल टू 5। तो अब मैं इसको A1 by A2 लिखता हूं, तो A1 by A2 आएगा 2 by 3, B1 by B2 तो ये आ जाएगा 3 by 4, C1 by C2 तो ये आ जाएगा माइनस 6 by 5। अब मैं सबसे पहले इस दोनों में देखूंगा A1 by A2 और B1 by B2, इस दोनों में मैं देखूंगा जो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 2 by 3 है और 3 by 4 ये दोनों बराबर नहीं है, तो मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा जो A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। तो ये जो है सो मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि फॉर्मूला 1 पे जा रहा है, तो इसकी जो ग्राफीय निरूपण होगी वो होगी प्रतिच्छेदी रेखा, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई आगे बढ़ेगी। अगर इसी तरह से जैसे अगर इसी में कोई ऐसा समीकरण आ जाए जो ये दोनों बराबर हो और ये बराबर नहीं हो, तो इसमें समांतर रेखाएं होगी, और इसी तरह से अगर तीनों बराबर हो तो संपाती रेखाएं होगी। यानी मैं साइड में बता दे रहा हूं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं किस तरह से आएगी। जैसे मान लीजिए जो एक समीकरण की रेखाएं इधर जा रही हैं और दूसरे इधर से आ रही हैं, तो ये दोनों जो है सो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई नजर आएगी। दूसरा में
एक समीकरण की रेखाएं ऐसी होगी और दूसरी की ऐसी होगी, दोनों समानांतर निकलेगी। तीसरी समपाती, यानी दोनों समीकरण का जो ग्राफीय निरूपण आएगा वो सेम एक ही लाइन पे आएगी, और इस तरह से आप लोग ये ग्राफीय निरूपण निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं चलता हूं इसका बीजगणितीय निरूपण कैसे निकलेगा। तो अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि इसका बीजगणितीय निरूपण कैसे होगा। तो सेम उसी तरह से बीजगणितीय निरूपण निकाला जाएगा, जैसे कि अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे। तो अगर ऐसा रहा तो इसमें जो हल होगा बीजगणितीय निरूपण, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं जो कितने हल होंगे इसका जो मैं सॉल्यूशन करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो इसके कितने हल निकलेंगे। तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा, तो इसमें केवल एक हल होगा, या उसे ही हम कह सकते हैं जो अद्वितीय हल, केवल एक हल या अद्वितीय हल। सेम उसी तरह से आगे a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, तब इसका जो हल होगा वो कोई हल नहीं होगा। अगर ऐसा कोई निरूपण आता है तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तीसरा, अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, अगर ऐसा आ जाता है तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और इसमें एक चीज और याद रखना होगा आप लोगों को, जो अगर कोई भी इक्वेशन दिया हो तो सबसे पहले, जैसे अगर 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4x प्लस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0, अगर समीकरण दिया है तो सबसे पहले हम कोई भी समीकरण का इस तरह से निकालेंगे कि इसका हल हो रहा है या नहीं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप इसका हल निकालते रह जाएंगे। अगर ऐसा आ गया तो आपका तो कोई हल नहीं निकलेगा। अगर इस तरह से आ गया तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, फिर आप निकालते रह जाएंगे लेकिन आपका हल, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया, तो इसमें a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू -5, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू 2 है। तो अब मैं यहां पर a1 by a2 2 by 4 1 by 2 हो जाएगा, b1 by b2 3 by 6, इसको भी मैं काट देता हूं तो 1 by 2, और c1 by c2 यानी -5 by 2। तो यहां आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जो यहां पर a1 by a2 और b1 by b2 ये दोनों बराबर हैं। तो मैं आगे बढ़ूंगा और देख रहा हूं कि यहां पर c1 by c2 जो है सो इसके बराबर नहीं हो रहा है। तो यहां मैं लिख सकता हूं जो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहां पर ये दूसरे फॉर्मूले पे है, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। अगर आप किसी भी दो समीकरण को हल करना चाहते हैं और x y का वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है तो सबसे पहले आप इस पे निरूपण करेंगे। अगर इस पे सिर्फ ये आए तभी इसका हल निकलेगा,
वरना अगर आप इस तरह से निकलेगा तो इसमें कोई हल नहीं होगा। अगर आप इस तरह से आएगा समीकरण तो इसमें बहुत सारे हल होंगे, तो आप निकाल नहीं सकते हैं कि कितने हल होंगे। तो समीकरण को सॉल्व करने से पहले आप इसको जो है सो इस पे बीजगणितीय निरूपण पे देख लेंगे कि इसके हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तभी आपको यहाँ पर ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और तभी आपका ये इक्वेशन सॉल्व होगा। और एक और है इसमें, जो अगर इस तरह का समीकरण में आए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसमें संगत हल होगा। पूछा जाता है कि संगत है या असंगत, तो इसमें संगत हल होंगे। तो यहाँ पर जैसे अगर संगत असंगत में पूछा जाए तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर आएगा तो आप इसे संगत लिखेंगे। फिर जैसे अगर इस पे आया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसमें असंगत होगा। फिर अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ये भी क्या आ जाएगा, इसी तरह से संगत में आ जाएगा। अगर अविरोधी या आश्रित में पूछा जाए, इस तीनों में अगर पूछा जाए तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर होगा तो इसके अविरोधी हल होंगे। फिर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसके आश्रित हल होंगे। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 अगर होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, विरोधी हल हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि इसमें जो जितने भी ग्राफीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण, संगत असंगत और विरोधी आश्रित और जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप हैं, वो हमेशा आप लोग याद रखेंगे। आपको अगर कहीं भी प्रश्न में दे दिया रहेगा कि इसके व्यापक रूप क्या होते हैं, तो मैंने बताया है जो व्यापक रूप क्या होता है। और अगर इसमें सॉल्यूशन किस तरह से आएंगे, किस तरह से मुझे निकालना है, तो इस तरह से आप अगर इसको याद रखेंगे तो आपसे कोई भी प्रश्न बन जाएगा। और आगे आने की जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का आने की बहुत बड़ी संभावना है। जो 2024-2025 की जो बोर्ड एग्जाम आएगी उसमें इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, और ये अच्छी तरह से आप लोग याद कर लेंगे। तो अब मैं बताने जा रहा हूं जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने प्रकार से निकाले जाएंगे और इसे मैं किस प्रकार से हल निकालूंगा और किस किस विधि से निकालूंगा। चलिए, तो इसके लिए पहला जो है वो प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है विलोपन विधि। और तीसरा है बृहज्गुणन विधि। यानी कि प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जो एक चर का वैल्यू मैं निकालता हूं, जैसे x और y है, उसमें से किसी एक समीकरण में से x का वैल्यू निकालूंगा और दूसरे समीकरण में रखूंगा, तो मुझे उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, जो प्रतिस्थापन विधि में मैं कैसे किसी भी समीकरण का सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा और x और y का वैल्यू कैसे निकालूंगा। तो एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं, उदाहरण के लिए x + 3y = 6 और 2x - 3y = 2 है। तो चलिए मैं एक उदाहरण लेके मैं बता दे रहा हूं कि किस तरह से मैं इस प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से या बृहज्गुणन विधि से मैं इसे हल करूंगा। तो इससे पहले, हल करने से पहले मुझे ये चेक करना होगा कि इसके हल हो रहे हैं या नहीं। जैसे मैंने बताया था जो बीजगणितीय निरूपण में कि अद्वितीय हल होंगे तो इसके हल निकाले जा सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो इसके भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हल होंगे। और अगर कोई हल नहीं हुआ तो मैं तो अपना टाइम बर्बाद करूंगा इस पे, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसको चेक कर लूंगा कि इसका हल निकलता है या नहीं। चलिए, जैसे a1 =
1 और B1 इक्वल टू 3, C1 इक्वल टू 6, x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू माइनस 3, C2 इक्वल टू माइनस 12। अब मैं यहाँ पर देखूँगा जो A1 बाई A2 इक्वल टू 1/2, B1 बाई B2 इक्वल टू 3 बाय माइनस 3, यानी इसे मैं काट भी सकता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1 यानी -1, और C1 बाई C2 इक्वल टू -6 बाय -12, यानी माइनस माइनस कट गया, यहाँ पर 1/2। अब यहाँ मैं भी देख रहा हूँ और आप लोग भी देख रहे होंगे कि 1/2 और -1 ये दोनों बराबर नहीं हैं। इससे ये पता चलता है कि A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। और आपने पीछे देखा होगा और मैंने भी बताया है, जो अगर इस तरह के कोई भी इक्वेशन या समीकरण आए तो इसके अद्वितीय हल या केवल एक हल होते हैं। तो मुझे अब पता चल गया कि इसके हल निकल सकते हैं, तो मैं अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने जा रहा हूं। तो इसमें मैं इसको समीकरण 1 मान लेता हूं, मैं इसको समीकरण 2 मान लेता हूं। अब इसमें से मैं किसी एक का वैल्यू यानी x का वैल्यू निकालूंगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3y, यहां पर समीकरण 1 से, और इसे मैं समीकरण 3 मान लेता हूं। तो मेरे पास अब x का वैल्यू निकल गया। अब इस x का वैल्यू मैं तो समीकरण 1 से निकाला हूं, अब समीकरण 2 में डालूंगा। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 मेरे पास है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब x का वैल्यू है 6 माइनस 3y माइनस 3y इक्वल टू 12। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 माइनस 6y माइनस 3y इक्वल टू 12, 12 माइनस 9y इक्वल टू 12, और जैसे ही मैं इसको इधर ले आता हूं 12 माइनस 12 इक्वल टू 9y, तो यहां पर y का वैल्यू मेरे पास में आ गया 0। अब y का वैल्यू 0 आ गया, तो अब समीकरण 3 में मैं इसका मान रखूंगा। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 मेरे पास है x इक्वल टू 6 माइनस 3y, तो 6 माइनस 3 इंटू 0 यानी 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। अब मेरे पास x का वैल्यू आ गया 6। तो इस प्रकार से आप प्रतिस्थापन विधि से इसको, जो इसमें x और y का हल जो है और इस x और y का मान जो है सो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद है विलोपन विधि, यानी विलोपन विधि में मैं क्या करूंगा, जो इसमें एक पद को मैं लुप्त करूंगा, यानी एक पद जो इसमें है वो एक पद को मैं हटाऊंगा और दूसरे पद का वैल्यू निकालूंगा। तो मेरे पास जो समीकरण था उसी समीकरण से मैं चलता हूं विलोपन विधि। अब उसी समीकरण का हल विलोपन विधि से मैं निकालूंगा। तो x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे, जो इसमें जहां पे प्लस और माइनस हो तो उसे लुप्त करना बहुत आसान होता है, क्योंकि अगर मैं x को लूंगा उसमें माइनस करना पड़ेगा। यहां पर देख रहे हैं आप कि यहां पर भी 3y है, यहां पर भी 3y है, तो दोनों तो आसानी से कट जा रहे हैं।
तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, यानी दोनों को आप जोड़ेंगे तो 3y कैंसिल, यहां पर 3x और 18, तो x इक्वल टू आ गया मेरे पास में 18/3 यानी 6, x इक्वल टू 6 आ गया। अब x का मान मैं समीकरण 1 में रखता हूं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो मेरे पास समीकरण 1 जो है x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, तो x का मान 6 प्लस 3y इक्वल टू 6। अब इस 6 को इधर लेके जाऊंगा तो यहां पर हो जाएगा 3y इक्वल टू 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी 3y इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0। जैसा मैं पहले प्रतिस्थापन विधि से निकाला था तो उसमें भी x का मान 6 था और यहाँ पर भी x का मान 6 है और यहाँ पर y का मान 0 है और उसमें भी y का मान 0 आया था। चलिए अब मैं चलता हूं बृहस्पति विधि पे। अब बृहस्पति विधि पे जाने से पहले उसमें जो एक फॉर्मूला है मैं उसे बता दे रहा हूं। तो बृहस्पति विधि का ये फॉर्मूला, सबसे पहले जो फॉर्मूला है मैं बता दे रहा हूं कि बृहस्पति विधि का x बट्टे b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y बट्टे c1a2 माइनस a2c2a1 इक्वल टू 1 बाय a1b2 माइनस a2b1। तो अब इसी से मैं x और y का मान निकालूंगा, तो मैं बराबर कर रहा हूं सबसे पहले x का मान निकालने के लिए, तो x बट्टे b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू 1 बाय a1b2 माइनस a2b1। इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो यहां पर इससे क्रॉस होगा और ये इससे क्रॉस होगा, तो x इंटू a1b2 माइनस a2b1 इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1। तो x का मान निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला आ गया b1c2 माइनस b2c1 बट्टे a1b2 माइनस a2b1। फिर अब y का मान निकालने के लिए y बट्टे c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बट्टे a1b2 माइनस a2b1। फिर मैं बराबर करूंगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो y इंटू a1b2 माइनस a2b1 बराबर c1a2 माइनस c2a1। तो y का मान निकालने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला आया c1a2 माइनस c2a1 बट्टे a1b2 माइनस a2b1। ये जो दो फॉर्मूला है आप इससे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो ऊपर में जो लिखा गया है फॉर्मूला उससे भी आप निकालना चाहें
तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, इससे भी आप निकाल सकते हैं और आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, आप जब इसे निकालेंगे आप तो समीकरण के बराबर के दाहिने तरफ जीरो रहना चाहिए, यानी कि x का मान, y का मान और जो x के साथ a है, b है और अचल जो संख्या है c है वो हमेशा बाईं तरफ होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक समीकरण ले रहा हूं जो पहले लिया था, x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, यही समीकरण मैंने लिया था। अब इस समीकरण को भी जैसे मैंने पहले दोनों में निकाला था तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0 आया था, इसमें भी सेम इस विधि से ही निकालूंगा तो उसका मान भी सेम ही बराबर ही आएगा। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूं, x इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 बट्टे, सबसे पहले मैं इसे क्या करूंगा कि बराबर के जो सब इधर हैं उसे मैं बाईं तरफ ले आऊंगा, तो x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें a1 का वैल्यू 1, x के साथ कुछ नहीं है तो 1, b1 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू माइनस 6, a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू माइनस 3 और c2 का वैल्यू माइनस 12। अब मैं चलता हूं फॉर्मूले पे। अब जो फॉर्मूला लिखा है इसी फॉर्मूले पे मैं चलता हूं, तो x इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 बट्टे a1b2 माइनस a2b1। अब इसमें x का वैल्यू निकालूंगा तो x इक्वल टू b1 का मान 3 इंटू b1 c2 माइनस 12 माइनस b2 c1 माइनस 3 इंटू माइनस 6 बट्टे a1 b2, तो a1 का मान 1 इंटू b2 का मान माइनस 3 माइनस a2 b1 2 इंटू, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो माइनस 36 माइनस 18 बाय माइनस 3 माइनस 6 यानी माइनस 54 बाय माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल, 9 छक्के 54। तो यहां पर x का वैल्यू मेरे पास आ गया 6। जिस तरह से मैंने पहले प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में निकाला था x का मान 6, इसी तरह से इस बृहस्पति विधि से भी x का मान 6 है। अब y का मान निकालता हूं, तो y इक्वल टू है c1a2 माइनस c2a1 बाय a1b2 माइनस a2b1। तो y इक्वल टू हो जाएगा c1a2, c1 का मान माइनस 6 इंटू a2 का मान 2 माइनस c2a1 c2a1 बट्टे a1b2 a1b2 1 इंटू माइनस 3 माइनस a2b1। तो यहां पर सॉल्यूशन करने के बाद माइनस 12 प्लस 12 माइनस माइनस प्लस 12 बट्टे माइनस 3 माइनस 6 यानी ऊपर में 0 बाय माइनस 9 यानी 0। तो यहां भी y का मान 0 आ रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे
कि जिस तरह से मैंने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुण विधि, तीनों विधि में मैं निकाला हूं और वही सेम इक्वेशन है। तो तीनों इक्वेशन में मेरा x का वैल्यू 6 आ रहा है और y का वैल्यू 0 आ रहा है। तो आप अगर लाइन बाय लाइन इसी तरह से अच्छे से समझेंगे तो जरूर आप अच्छे तरीके से इसे बना सकते हैं। और कोई भी इक्वेशन आ जाए तो आपको जो फॉर्मूला दिया गया है ब्रजगुण विधि का, वो फॉर्मूला याद रखेंगे, या उससे पहले मैंने जो बताया है जो किस तरह से ग्राफीय निरूपण होता है उसको आप बनाएंगे। और प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुण विधि, तीनों विधि में से किसी न किसी विधि से आपको बनाना होगा ही। और उसमें प्रश्न में दे दिए रहेंगे अगर ब्रजगुण विधि तो आपको इसी विधि से बनाना है, अगर नहीं दिए होंगे तो आपको जो विधि अच्छा लगता हो, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या ब्रजगुण विधि, तो आप इस तीनों में से किसी विधि से भी बना सकते हैं। पर जो मैंने बताया दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल, अब यहाँ पर जितने भी बताए गए हैं तो वहां पर ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण जो चैप्टर था आपका, जो अध्याय था, उसमें आपको पूरा का पूरा ये इंट्रोडक्शन चैप्टर हुआ, जो इसमें आपको किस विधि से बनाने हैं, कौन कौन से विधि हैं, किसके कितने हल हैं और किस तरह से हम हल निकालेंगे, या दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं वो क्या होते हैं और उसके मानक रूप क्या होते हैं, व्यापक रूप क्या होते हैं। तो ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन क्लास था जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे 3.1, 3.2, 3.3, यानी जो भी चैप्टर आते जाएंगे उस सभी चैप्टर का मैं हल बताता जाऊंगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों को मैं एक एक करके आगे जो वीडियो आएगा उस वीडियो में मैं बताते जाऊंगा। अगर आपको इसमें कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, जिससे मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर सकूं और समझा सकूं अच्छे तरीके से। और आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह से कितने मेहनत से ये बनता है और आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है। तो आप प्रोत्साहन के लिए, प्रेरणा स्रोत के रूप में आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए, तो अगर वीडियो अपलोड हो तो आपको ये सबसे पहले दिखाई दे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसे जाने से पहले या आते ही अगर आपको ये पसंद आए तो जरूर आप इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।